किसान साथियों नमस्कार। जो भी दूर दराज टोल समितियों से, खाप प्रदानों से या आंदोलन में जो दिल्ली के किसी भी बॉर्डर से हमारे आंदोलन साथी जुड़े हुए हैं, जो भी आंदोलन में शुरुआती स्तर पे चाहे कोई खाप प्रतिनिधि है या टोल समितियों से है या आंदोलन में जो लगातार भूमिका दे रहे हैं और जो इलिटरेट या मतलब इतने सोशल मीडिया से टच नहीं हैं, तो उन पढ़े लिखे साथियों से कहूँगा कि आज की जो हम ये व्लॉग रख रहे हैं, जो आपसे रूबरू होने का जो हमारा जो सिलसिला है, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारी है कि प्रधानमंत्री की जो घोषणा होती है कि 3 फार्म बिल्स विल रिप्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ एज द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन, यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया से तीनों कानून वापस लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री को आईबी की ये रिपोर्ट थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून 27 स्टेटों को सीधे तौर से प्रभावित करता है। उनकी ज़बरदस्त ये मांग है। और जो 3 जो लैंड रिफॉर्म्स के नाम से लेके आई थी सरकार, वो सबसे ज़्यादा खरीद पंजाब हरियाणा में होती है। चूँकि एक नारा, ये एक व्यापारी और राजनीति का भी विपक्ष ने इसने मोदी को घेराव करने के लिए, विपक्ष ने भी डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट जो भूमिका थी, इसमें हर चीज़ पे भाजपा की एक नज़र थी। लेकिन गुरु पर्व को उन्होंने क्यों चुना, इसके पीछे भी उनका एक लॉजिक है। तो ये जो उन्होंने एकदम आके जैसे मोनेटाइजेशन की उन्होंने घोषणा की थी, इसी तरह से उन्होंने सीधे इसी तरह से जो उनका स्टाइल माना जाता है, जिसको वो मास्टर स्ट्रोक बताते हैं आरएसएस संघ, उसी तरह से उन्होंने कहा कि तीनों कानून वापस हो जाएंगे। तो क्या मजबूरी रही होंगी इसके पीछे? तो इसके पीछे आज इंडियन एक्सप्रेस में आप देखोगे एक बड़ा लेख आ जाया है कि सर्वोच्च न्यायालय में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर ये एफिडेविट दे चुके थे कि हम C2 फार्मूला यानी कि स्वामीनाथन आयोग की लाभांश नहीं दे सकते। इसी तरह से 3 फार्म्स बिल्स पे इनके जो एजी हैं, उनकी कोर्ट में ये रिपोर्ट थी कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोटेस्ट जितने साइलोज बने हैं, जितने फार्मर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं और या जो अनुबंध खेती कर ली है, और इस तरह के जो हैवीली इम्पैक्ट जो फार्मर्स पे पड़ेंगे, तो जो कमेटी बनाई गई थी 4 मेंबर्स की, तो उसमें भी ऑब्जेक्शंस काफ़ी फार्मर्स लीडर्स ने दिए थे। उन पे जो भी फैसला अभी आना था, तो उनका एक राइट टू नेचुरल जस्टिस था, रिव्यू था, उनके पास अधिकार था कि उसको वो रिव्यू कराते, उसको अपील करा सकते थे। तो एक तरह से दोनों स्थितियों में, एमएसपी कानून में और 3 फार्म्स बिल्स में, दोनों हाथ सरकार के बन चुके थे क्योंकि एफिडेविट में वे बाउंड थे। लेकिन इसी के ऊपर जो चुनाव, यानी कि चुनावी जो 5 राज्यों में इनको लगा था कि पंजाब में आज वो स्थिति नहीं थी कि इस तरह के हरियाणा में उग्र भी प्रोटेस्ट हुए, यहाँ तक कि सीएम तक के और किसी मंत्री के हेलीकॉप्टर तक भी नहीं उतरने दिए। तो पंजाब में मुख्यमंत्री तो क्या प्रधानमंत्री के लिए भी कोई रैली करना संभव नहीं था, वेस्टर्न यूपी में कोई संभव नहीं था, हरियाणा में संभव नहीं था। तो एक एंट्री पास भी इनको चाहिए था कि प्रचार के लिए वो माहौल, वो जो कि चुनावी मोड में रहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उसके लिए भी उन्होंने एक अपना रास्ता खोला है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो कमेटी की रिपोर्ट है, जो अभी वो ओपन नहीं हुई है, और जो डायरेक्शंस है कोर्ट की, जो प्रोसेस है लॉ का, जो कोविड के बहाने से जितनी वोट इसके पक्ष में थी और इसके जो विरोध में जिस तरह से और ज़्यादा सदस्यों की इसमें वोटिंग थी, तो वो जो प्रोसेस था पार्लियामेंट का और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी, उसका जिस तरह से इसने मिसयूज किया गया है इसमें, तो जो प्रोसेस ऑफ 3 फार्म्स बिल्स आर इरेनियस, हाईली ऑब्जेक्शनेबल, तो वो संभावना थी कि वो रद्द होते, तो वहाँ सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो सीधे तौर पे चुनाव से पहले ये मामला निपटाने के लिए न्यायालय में सरकार खुद फंस के खड़ी हो गई थी। यूपी में गन्ना किसान के ऊपर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे वीएम सिंह एक साथी जा रहे हैं, वहाँ कंटेम्प्ट घोषित हो चुकी है सीएम पे और कैन कमिश्नर पे, जो कि बड़े उनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो उन पे भी सरकार एक बुरी तरह से है
कि आपने 2 बार जो FRP वो घटाया और खाली 25 रुपये बढ़ोतरी, वो जो पेड जो आपके बैकडोर से होते हैं किसान नेता, उनके थ्रू आपने मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट के माध्यम से कंटेम्प्ट आप फेस कर आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो चुकी है। तो लाखों करोड़ों किसानों को हाथ से जाते हुए देखते, इसी बीच में जो RSS है, RSS की ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि खाली 5 स्टेटों के चुनाव नहीं, जैसे उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, इसी तरह की इसके लॉन्ग टर्म डैमेज मतलब बीजेपी के स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, जो अंदरूनी मोदी की संग में जो अन्य विकल्प बीजेपी के पास हैं, उनके कंपटीशन को देखते हुए भी मोदी की एक आयरनिकल एक छवि बन गई थी। तो उसके भी उनको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। RSS संघ के फीडबैक थे ये कि आपको इतने डैमेज पड़ेंगे इस पे कि आप इसको दशकों तक इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जो बहिष्कार जिस तरह से चल रहा था, तो जितने भी आज बीजेपी का प्रचार है, स्टार चेहरा मोदी का ही रहता है। यदि मोदी को किसी स्टेट में आपकी रैली ना करने दिया जाए, उनकी एंट्री भी पब्लिक प्लेस पे ना हो, तो ये चुनाव ने बड़ा ट्विस्ट इसमें पैदा किया है। लेकिन जो एक एक शब्द उन्होंने बोला है, उसके पीछे मायने हैं और उस मायनों को समझने के लिए हम आपके सामने आए हैं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री की एक इमेज थी कि नहीं सुनते, गला सभी का सूखता है, डर सभी को लगता है, तो वो जो इमेज थी कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपने किसानों के सामने झुके हैं, तो उसको सॉफ्ट मिरर इमेज के लिए भी ये एक प्रयास इन्होंने किया गया था। तो इस तरह के 3-4 बड़े फैक्टर थे। चुनावी सर्वोच्च न्यायालय में सरकार फंस चुकी थी, उनके खिलाफ फैसले आने थे। फार्मर्स जो लीडर्स ने जो उस पर अपने ऑब्जेक्शन लगाए थे, उनके आगे स्कोप थे रिव्यू के, जुडिशल रिव्यू के, वो भी एक लंबा समय प्रोसेस ले लेती। और जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट से बाउंड थी, तो उनके अल्टरनेट में उन्होंने यही रास्ता निकला, यानी कि संकट मोचक बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री निकल के आए हैं। ये ना सोचे कि आंदोलन में बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पे जब संख्या सबसे कम थी, और पंजाब के चुनाव में जब यूपी मिशन और पंजाब मिशन पे जो एक एक चीज़ पे नज़र उनकी सरकार की एजेंसीज की थी, लेकिन इस नाजुक समय में भी जब संख्या कम थी और सर्दी का मौसम था, लेकिन चुनाव का ट्विस्ट ऐसा हुआ कि उनको इन चीज़ों के लिए नमस्तक होना पड़ा। तो एक शब्द उन्होंने अपने स्पीच में बार बार कहा, 700 किसानों की शहादतें किसानों ने दी हैं, उस कीमत पे जाके प्रधानमंत्री को उन्होंने नमस्तक किया है। ये इनके किसानों के हक में जो सैद्धांतिक फैसला है, ये ऐसे ही नहीं आया, इनके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और 700 कुर्बानियों पे एक शब्द भी उनका नहीं निकला है। और उन्होंने एक शब्द बड़े चतुराई से डाल दिया कि एक लीगल इम्प्लीकेशंस एमएसपी एक्ट पे 23 पॉलिटिकल पार्टियों के साइन हो के कई बार ये प्राइवेट बिल के रूप में पार्लियामेंट के पटल पे है। तो मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि जो जत्थेबंदी हैं या जो मेन लीडरशिप है, चाहे वो एसकेएम है या और कोई लीडरशिप फ्रंट में होती है, उसके दबाव में, बल्कि वे पूरे इन मास किसान को एक मैसेज दे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट हूँ, लेकिन किसी लीडरशिप को वो टेबल पे नहीं लाना चाहते और कहते हैं कि एक तरफा फैसला। 2-3 दिन से आपने मीडिया में देखा होगा, हर बड़े किसान नेता के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, राकेश टिकैत हो, रज्जेवाल हो, कि हमें एक तरफा फैसला दिया गया, हमारे से कंसल्ट नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गुंजाइश जिस तरह से संघ बढ़ रहा है वो देगा। इसी तरह से एमएसपी पे कोई बहुत बड़ा फैसला वो तुरंत दे सकते हैं, लेकिन एक कमेटी शब्द का उसने बड़ा अच्छे से यूज किया गया है। ये कमेटी वो है जो आज एसकेएम की आज सिंघू बॉर्डर पे जो मीटिंग होती है, योगेंद्र यादव निष्कासन के बाद आते हैं, और इधर से हरियाणा एसकेएम के जो प्रेसिडेंट है चौधरी प्रदीप धनखड़, दोनों ने इकट्ठे आंदोलन लड़े हैं एमएसपी के लिए, मंडी मंडी में प्रचार किया है। जहां योगेंद्र एक जो एलाइट है, शहरी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो हरियाणा के या पूरे देश के बुद्धि वर्ग से जुड़ा हुआ है, वहीं प्रदीप धनखड़ जो खाप है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, मजदूर हैं, उनसे सीधे जुड़े हुए हैं, और दोनों ने इकट्ठा काम किया है। लेकिन एक टकराव वहां पे देखने को मिला। लेकिन जो और 32 जत्थेबंदियों थी जो हरियाणा के और जो संगठन थे हरियाणा, उन्होंने योगेंद्र को वहीं चुप कराया, और दोनों को एक बड़ी पहल के रूप में यहाँ पे अपने गुरनाम सिंह जी आए,
उन्होंने जो भी आज तक के निष्कासन थे, जो भी साथी आज मौजूद थे, सभी साथियों को बड़े प्यार के माहौल में बिठा के एक छत के नीचे, और उन्होंने ये फैसला लिया कि एमएसपी कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक आंदोलन यूं ही चलेगा। और 10:30 बजे तक हरियाणा एसकेएम के नाम के दुरुपयोग पे ये बार बार होता है कि जो पॉलिटिकल स्पॉन्सर लीडरशिप है वो इस नाम का दुरुपयोग करने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही वहाँ प्रदीप धनखड़ पहुँचते हैं, सिरसा से जब्बर पहुँचते हैं, वीरेंद्र हुड्डा पहुँचते हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति की और हरियाणा की अलग से 32-33 जत्थेबंदियों की हरियाणा की एक अलग से मीटिंग हुई और उसमें कहा कि किसी को भी नाम इसका दुरुपयोग करने की जरूरत नहीं। 27 तारीख को वो दोबारा एक मीटिंग रखेंगे और ये फैसला करेंगे। एक मतभेद एसकेएम और हरियाणा एसकेएम के दोनों के डिसीजंस में है, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में है। जहां एसकेएम वेरिफिकेशन के साथ 500 किसानों के साथ 40 ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहा है, वहीं हरियाणा एसकेएम एक ओपन कॉल के साथ एक ही दिन विदाउट वेरिफिकेशन चारों तरफ बॉर्डरों से, यानी कि भालू, हाथी, बंदर, जो भी आंदोलन में जो दलित वर्ग है, महिलाएं हैं, सभी एकदम से दिल्ली में एक बड़े सवाल के साथ सीधे प्रधानमंत्री को घेराव की तैयारी में हैं। और यहाँ उनके इंटरेस्ट, उनको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी ये एक दोनों संगठन अच्छे से काम करके निकल पाएंगे। और दूसरा, हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने सबसे पहले एमएसपी कानून, उनका एक प्राथमिक मुद्दा था, क्योंकि भाई पंजाब बॉर्डर से आए थे निकल के, पंजाब को बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए उन्होंने उनका सम्मान रखते हुए 3 कानूनों पे प्रो फार्मर अमेंडमेंट के लिए हरियाणा एसकेएम बार बार बात रखता था। लेकिन जब उन्होंने रिपील के लिए था तो उसकी लड़ाई में भी उन्होंने साथ दिया, उनकी बात को कहीं छोटा नहीं किया। लेकिन जब एमएसपी की बात आती है तो पीछे से अमरिंदर सिंह का बीजेपी के साथ अलायंस करके घोषणा हो चुकी है। जयंत चौधरी खुल के कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ मैं खड़ा हूंगा। कोई नेता आज कहने की हिम्मत रखे ना रखे, कांग्रेस अभी चुनौती देने की हालत में लेकिन सपा के साथ मेरी संभावनाएं खुली हैं। यानी कि सीधे तौर पे फ्रंट हो गया कि जत्थेबंदियों में जो अमरिंदर के आदमी हैं, अकालियों के आदमी हैं, उनको लौट आओ पंजाब की तरफ, उनके इशारे हो रहे हैं। राजनीति में कोई कहीं ना कहीं उनके उम्मीदवार जरूर उतरेंगे। और चढ़ूनी पे तो बार बार कहते हैं कि टिकटें बांटने से लेके और पूरा पंजाब का मैनेजमेंट, यानी कि वो कोई भी रिस्क ले सकते हैं, यात्राएं खत्म कर सकते हैं, हरियाणा से अपना कोई जवाबदेही भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वो पंजाब के चुनाव को नहीं छोड़ने वाले। तो अमरिंदर के साथ मिलके ये प्रधानमंत्री का एक सोचा समझा मूव है। तो एक कमेटी की बात चली है कि लेटर डिप्लोमेसी जो राज्यपाल ने रखी है, अब क्योंकि अमित शाह नहीं चाहते कि योगेंद्र यादव उस समिति में हो। योगेंद्र यादव समझते हैं सरकार के साथ कहाँ डिप्लोमेसी है, कहाँ क्या चीज है। तो आज वो हरियाणा की जब जवाब दे आता तो दीपक लंबा को आगे कर देते हैं। ये दीपक लांबा वो है जिसका आंदोलन में जमीन से कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो हरियाणा की कमांड उनको देके वो और कॉन्फिडेंस में नेशनल लेवल पे स्टेबलाइज होने के चक्कर में आज वो अपनी पकड़ एसकेएम में खत्म कर चुके हैं। लेकिन हरियाणा के साथी उनका सम्मान करते हैं, तो वो कमेटी में वो भी बने रहना चाहते हैं। ये वो कमेटी है जो एमएसपी कानून की बजाय, कमेटी और कमीशंस के कोई टाइम फिक्स नहीं होते, इनको एक्सटेंशन मिलती रहती है। यानी कि प्रधानमंत्री की जो 5-6 सदस्य कमेटी बनेगी, यदि जिस भी नेता का उसमें नाम आता है, इसका मतलब उसके सिर का सौदा हो चुका है, या उसको उसकी कमजोर कोई रग दबा के उसको वहीं तोड़ दिया जाएगा। और कुछ नेता चाहते हैं कि जो पंजाब यहाँ मुद्दा लेके आया था, 2 स्टेटों का, जो मैंने कहा था कि एमएसपी और मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, तो वो कहीं ना कहीं आड़तियों का भी उसमें फंडिंग थी, एनआरआई की स्पॉन्सरशिप थी, विपक्ष की भी हम कहते हैं खुल के स्पॉन्सरशिप थी। लेकिन अब पंजाब में जब वो लौटेंगे तो पंजाब पूछेगा कि 750 बलिदान देके आप किसानों के लिए क्या लेके आए। तो हरियाणा का जो 27 स्टेटों के साथ हमेशा तालमेल रहा है, क्योंकि वीएम सिंह एक संयोजक रहे हैं पहले, जिन्होंने संसद घेराव करके देखा है। तो वीएम सिंह भी एमएसपी पे फोकस करते थे, हरियाणा एसकेएम भी फोकस करता था। तो आज मुद्दा खाली एसकेएम पे रहता है। हरियाणा ने इस आंदोलन में एसवाईएल पानी की अपनी कुर्बानी दी, जो अपनी शहादत उसमें कुर्बानी दी। लेकिन एमएसपी जो एक बहुत मुद्दा बड़ा हरियाणा के लिए, हरियाणा के आज सभी संगठनों ने एक स्वर में कह दिया
कि कानून बनना चाहिए। और रही बात समितियों की, हमें कोई एतराज़ नहीं है। दो मुख्य मांगे मानने के बाद क्षतिपूर्ति मुआवजा है, भूमि अधिग्रहण का है, या सीड बिल पार्लियामेंट में है, फर्टिलाइजर बिल है, बिजली के हैं, और यहाँ के जो पराली के कानून थे जिसमें बड़ी चतुराई से इन्होंने सेक्शन 15 ऐड कर दिया है, जिसमें किसानों को सजा देने के प्रावधान हमेशा से उसमें मौजूद रहेगा। यानी कि जो इस दौरान जो डैमेज हुई, जो साइलोज हुए, जमीनें जो डिजिटलाइजेशन के नाम से जिस तरह से जो दूर दराज डैमेज हुए हैं, उन पे आगे बातचीत करने के लिए मुख्य मांगों के साथ कमेटी बना लीजिए, पैनल बना लीजिए। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये था हरियाणा स्कीम के साथ कि वो चाहता है कि उनके खाप खाली दरी ना बिछाएं, खाना खिलाने के लिए नहीं है। वो बब्बर शेर हैं हरियाणा में, उनको इग्नोर करके आप नहीं बढ़ सकते। 5 महिलाएं प्रतिनिधि किसान वो चाहते हैं कि वह स्कीम में रखे जाएं, खाप प्रतिनिधि भी हों, और हरियाणा के किसान नेताओं को जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से ना हो, 20 सदस्यों का वो सीधा उसमें भागीदारी चाहते हैं। और जो 27 राज्यों के जो कोऑर्डिनेशन है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि हरियाणा के कुछ नेता अन्ना के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक दोबारा से स्ट्रक्चर किसानों के आंदोलन के लिए खड़े करने के लिए इतना लाइजन ग्रुप वो कर चुके हैं। तो एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है, पंजाब का साथ दिया है, लेकिन पंजाब का यदि कोई जत्थेदारी आंदोलन को छोड़ के बीच में जाता है तो उनको जूते पड़ने की संभावनाएं हैं। और जब हरियाणा स्कीम ने जिम्मेदारी ऑफिशियल तौर पे ये भी लगाई है चडूनी को कि जब पंजाब में जाओ तो जो अंदरूनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है, पंजाब जत्थेदारियों के साइन करके आप पानी का भी हल निकालिए। तो अगर वो हरियाणा के मुद्दे पे नहीं रखते तो हरियाणा उनको दोबारा एंट्री नहीं करने देगा, और पंजाब में वो किस तरह से इस मुद्दे को सुलझाएंगे ये उनकी पर्सनल एक एबिलिटी देखने वाली बात है। इसी तरह से चित्रम्बन जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जिस तरह से कानून बनाने के लिए कैबिनेट को फेवर में लेना होता है, जब आधी रात को आप तीनों कानून वापस लेते हैं, किसी कैबिनेट मिनिस्टर को खबर नहीं होती, यानी कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पे किसी तीसरी पावर के यानी कि कॉरपोरेट की पावर के इशारे में आप कानून रद्द कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं असंवैधानिक तरीके से। तो यानी कि मतलब कानून बनाने और रद्द करने की प्रक्रिया में मोदी जी के व्यक्तिगत फैसले होते हैं। और इन्हीं के अमित मालविया थे जिन्होंने 27 नवंबर के 2020 का ट्वीट किया था कि खालिस्तान आंदोलन में घुस चुका है। वहीं पे टुकड़े टुकड़े गैंड रविशंकर ने कहा, और आज सुब्रन स्वामी जी निकल के आए हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस अगर लीगल तरीके से और संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट में कानून बनते और ये स्टेट पे ऑप्शनल छोड़ दिए जाते, और जिस तरह से पंजाब स्टेट ने अमेंडमेंट की एपीएमसी में राष्ट्रपति के साइन उन पे अलाउ कर दिए जाते, तो कहीं कोई विरोध नहीं होता। और एक पक्ष ऐसा भी निकल के आ रहा है कि अगर ये कानून, अगर एमएसपी कानून लागू कर दिया तो साल 2 साल के बाद इन्हीं रिफॉर्म के लिए किसान हमारे से, यूनियनें हमारे से संपर्क करेंगी। यानी कि कुछ कॉन्फिडेंट था उनको, लेकिन जो मेजर पार्ट मिसिंग था वो था एमएसपी का। तो एमएसपी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो लेटर डिप्लोमेसी का खेल आज रज्जेवाल ने और कुछ चुनिंदा जिनके पीछे पॉलिटिकल बैकअप उन्होंने खेल दिया है। यदि कमेटी के नाम पे एमएसपी के भी एमएसपी में फार्मर्स भी अपने कंसल्ट करें, सरकार भी करें, तो ये एक बहुत बड़ा धोखा होगा। क्योंकि एमएसपी का जो ड्राफ्ट है वो हरियाणा विधानसभा में हम कुंडू के माध्यम से रख चुके हैं। आपके जो महाराष्ट्र के एक सेठी हैं राजू सेठी, उनके माध्यम से पार्लियामेंट में रखा जा चुका है। 23 पॉलिटिकल पार्टियों के साइन हैं। तो कभी भी प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दीजिए, हमें वो स्वीकार होगी। ये कमेटियों का खेल, जैसे करनाल में जुडिशियल इंक्वायरी 1 महीने में होनी थी, 3 महीने में वहाँ एसडीएम पे तो कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। सभी किसान नेताओं के जरूर बयान दर्ज हो रहे हैं। एक लखीमपुर की तरह कमेटियां बन के रह जाएंगी। तो कमेटियों को आगे करके सिर्फ आंदोलन को या किसानों को वापस भेजने के लिए कुछ नेताओं को चुन के रख लेगी बीजेपी, या उनका सौदा होगा या उनको दबाव में तोड़ दिया जाएगा। तो जो सौदे के लिए तैयार हैं, आज गुरनाम सिंह भी वहां कहते दिखाई दिए कि आप मेरा कमेटी में नाम डाल दीजिएगा, मैं अपना कहीं मुझे जाना है। तो हर कोई रिक्वेस्ट ये कर रहा है कि मुझे कमेटी में स्थान डालिए। तो ये पहले प्रायोजित ये कमेटी नजर आ रही है।
तो जो मुद्दा है प्रधानमंत्री स्वयं आके जब उसको हल करने लगे और लगता है कि ये देश का मुद्दा बन गया है, जब पीएम खुल के आगे आ गए हैं, यानी कि जो इसमें इंटरनेशनल एजेंसियों के हाथ बताए जाते हैं वो सभी प्रोपेगेंडा निकला बीजेपी का। तो आज ये पहल भी प्रधानमंत्री को करनी पड़ेगी। और रही बात प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति पे, कोई भी एक्ट रिपील होता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला जा सकता था, आपात स्थिति का विशेष सत्र बुलाया जा सकता था। एमएसपी नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन दस्तावेज के साथ प्रधानमंत्री देश के सामने आ सकते थे, यानी कि वॉकिंग विद इंटेंस, यानी कि इच्छा शक्ति के साथ उनके हाथ में एक प्रमाण होता। तो जो लैक ऑफ डेफिशिएंट है ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो अकालियों के पीछे से कॉल है जत्थेबंदियों में, जो उनके नेता हैं कि आप वापस आइए, आप चुनाव को संभालिए, इसी तरह अमरिंदर की कॉल है, इसी तरह से वेस्टर्न यूपी में कॉल है। तो जल्दी से जल्दी अपना पीछा छुड़ा के सार्वजनिक रूप से भले ही ना कहें एसकेएम के कुछ ये जत्थेबंदी लीडर्स, लेकिन चुनावी कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हरियाणा के जो नेता जितने भी हैं, एक दो नेता को छोड़ दिया जाए, योगेंद्र की स्वराज इंडिया है और इसी तरह से कुछ आरएसएस पृष्ठभूमि के हैं, अदरवाइज 98% हरियाणा की लीडरशिप नॉन पॉलिटिकल है। और हमें अच्छा नहीं लगता कि हरियाणा का कोई भी प्रतिनिधि वहाँ आपस में किसी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट में आए, किसी बहस में आए या किसी विरोध में आए, क्योंकि हरियाणा ने फरवरी 2016 झेला हुआ है। और मुकदमे वापस लेने के लिए डिप्टी सीएम के एक बयान आया है कि हम रिव्यू कमेटी बनाते हैं, सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के कुछ मुकदमे रह जाएंगे, जो जैसे व्यक्तिगत जिनके फाइलिंग है, तो वो भी एक अच्छी पहल नज़र आ रही है। तेलंगाना सरकार ने 3-3 लाख की मदद की बात की है। तो ये जो मुकदमे हैं ये स्वतः ही इनका हल निकलेगा और मांग भी है स्कीम की कि वो भी एक सिरे से निपटा लिए जाएं। और रही बात हरियाणा में जो भूमि अधिग्रहण कानून जो 7 राज्यों में कर चुकी है, पहली बार मोदी पीछे हटे थे भूमि अधिग्रहण कानून पे, तो आज उसको संशोधन को रद्द किया जाए, ये भी एक हरियाणा में बहुत बड़ा मसला है। सार्वजनिक जमीन को डिजिटल माध्यम से गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले रही है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए हरियाणा से भी जो आगे दोनों मुद्दे यदि मांगे मंजूर करते हैं मोदी, तो उस पैनल में हरियाणा के प्रतिनिधि भी हरियाणा एसकेएम के होने चाहिए। और यदि हरियाणा का कोई, ये हम बार बार कहते हैं कि सवालों से भाग के निष्कासन बहुत गलत परंपराएं हैं। योगेंद्र यादव हमारे प्रशिक्षित साथी आए, उनका स्वागत है। और भी कोई साथी अगर दाएं बाएं है वो भी आए। हरियाणा के संगठन एकजुट हैं और राष्ट्रीय स्तर पे हरियाणा के हितों के लिए वो एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। और नेतृत्व में एसकेएम पे उन्होंने एक पहल करके छोड़ दी है कि आप फैसला लीजिए। और एक डिबेट अभी चल पड़ी है कि दोबारा से इन कानूनों की मांग होगी। तो ये देखने वाली ये समय बताएगा कि एमएसपी कानून के जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, जो कि बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, उनको मोदी जी किस तरह से लागू करते हैं। तो ये जो इनके दोबारा से एक स्कोप और डिस्कस यहाँ पे हो रहा है कि जो कानून यदि कमेटी के नाम से अगर होल्ड कर दिए जाते हैं, तो इन्हीं कानूनों को सिर्फ 2 घंटे के अंतराल में रीफाइलिंग पार्लियामेंट में किया जा सकता है यदि ये होल्ड पे होते हैं। और जब कोई सेशन बुलाना है और नोटिफिकेशन करना हो तो प्रधानमंत्री जी स्वतंत्र थे, लेकिन वो सिर्फ एक कॉल दे के कि प्रधानमंत्री हमारे हरियाणा का आदमी किसी गांव के पीएचडी पे इतना विश्वास नहीं करता, किसी रिटायर्ड जज पे इतना विश्वास नहीं करता जितना एक पटवारी के बयान पे करता है। तो प्रधानमंत्री के बयान को, जो आंदोलन में 25-30% वो वर्ग है जो राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदूवाद के नाम पे जो प्रधानमंत्री के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने एक सिक्का उछाला है। और एक गोदी मीडिया के माध्यम से उसी की ताकत पर उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट करने की इन दिनों कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जब मांगे मान चुके हैं तो ये जो सड़कों पे बैठे हैं, क्या ये निठल्ले हैं, क्या ये आंदोलनजीवी, जैसे इन पे पब्लिक का एक काउंटर वो खोलने की तैयारी में है और मीडिया उसको अच्छे से मैनेज करेगा। तो अच्छी बात ये नहीं है इसमें। तो प्रधानमंत्री एक ट्रायल भी करके देख रहे हैं कि खाली एक नैरेटिव बन जाए कि प्रधानमंत्री ने मांगे मान लिया, अब इनको घर लौट जाना चाहिए। लेकिन जो 27 को देखते हैं क्या फैसला हरियाणा एसकेएम लेता है, और जो वो दिल्ली में एंटर करने का मामला है वहाँ कैसे रास्ता बीच का निकालते हैं। और दूसरा जो प्रायोरिटी मांग है एमएसपी कानून, उससे कम में कोई सहमति
नज़र नहीं आ रही दूर तक। तो उस मामले पे एसकेएम क्या मूव लेता है, और कमेटियों को हरियाणा एसकेएम सिरे से नकारता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और प्रधानमंत्री को चुनाव से पहले कुछ ऐसी कमेटियों की दरकार है जिसको वो कुछ समय के लिए लंबित करके डाल दें, और प्रधानमंत्री एक सॉफ्ट मैसेज देने के लिए कामयाब भी हो गए हैं। तो वो चुनाव में उनको जो लॉस था वो कहीं ना कहीं डैमेज रिकवर हुआ है, लेकिन ये डैमेज और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि आंदोलन पे भीड़ 26 को बढ़ती है और दिल्ली घेराव होता है, और प्रधानमंत्री से जो 27 राज्य हैं वो और मुखर होकर उनके सवाल करते हैं। तो आज एसकेएम की जो कार्रवाई थी वो उम्मीद से एक टुगेदरनेस दिखी। सभी जो भी साथी जो निष्कासन झेल रहे थे सभी एक छत के नीचे किसानों के प्रति गंभीर दिखे, कमिटमेंट दिखा, परिवार एक बार दोबारा से इकट्ठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आज राकेश टिकैत नदारत थे, उनको लखनऊ रैली का भी बहाना हो सकता है, लेकिन टिकैत भी उस समिति के लिए बार बार इशारा कर चुके हैं कि हमें शामिल क्यों नहीं किया गया। तो ये जो समिति में शामिल होने के लिए ये जो बार बार ये जो दर्द है ये आंदोलन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आंदोलन बिल्कुल दूध का दूध और पानी की पानी की तरह से लड़ा गया है। तो इसमें अगर यदि इस तरह की मांगे आती हैं तो वो आंदोलन के लिए ठीक नहीं है, जिसको हम सिरे से नकारते हैं। और कमेटी बने तो इन दोनों मांगों को मंजूर होने के बाद बने, यही हम आपसे अनुरोध करते हैं। तो जितने भी टिकरी बॉर्डर्स हो, सिंगू बॉर्डर्स हो, 26 को हर गांव से, हर जत्थेबंदी से, हर टोल से ये जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया और मीडिया के बीच से आपको अपनी मांगे और मुद्दे याद है। हम शुरू से कहते थे कि इस आंदोलन के नेता आपके मुद्दे हैं, कोई चेहरे नहीं हैं, क्योंकि चेहरे आपने छटपटाते हुए देखे। कोई यात्रा कैंसिल करता दिखा, कोई आपने देखा होगा बैकडोर से इनके साथ मीटिंग करता हुआ दिखा, कोई योगी का विरोध करते हुए बसता दिखाई दिया, किसी ने प्रधानमंत्री के विरोध से पीछे हटने की बात की। तो लेकिन जो मुद्दे हैं और जो आपके आंदोलन की स्पिरिट है लड़ने की, उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो आपने जो भी लड़ाई लड़नी है वो सीधा सरकार भले ही आधी रात को दोबारा आके प्रधानमंत्री कह दें कि मैंने एमएसपी कानून जो ड्राफ्ट बिल आपके पार्लियामेंट में रखे हैं मैंने वो भी मान लिए हैं, तो एक ये बड़ी जीत होगी। और जो बाकी मुद्दे हैं लैंड एक्विजिशन के जो 7 स्टेटों में अमेंडमेंट्स हैं, या जो साइलोज के नाम पे ज़मीनें हथियाई गई, या जो और मुकदमे या शहीदों के लिए स्थल देना है, या उनको कोई मुआवजा देना है, और वो होना भी चाहिए। जिस आंदोलन में आज अगर प्रधानमंत्री किसी हैसियत से बोल रहे हैं या किसान नेता किसी हैसियत से, तो वो एक शहादत की बुनियाद पे खड़ा है। तो ये आज़ादी, आर्थिक आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, उन 750 शहीदों को ये जीत मुबारक होनी चाहिए, लेकिन संभल के चलने की आवश्यकता है। तो हरियाणा एसकेएम एक बार छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्टों को अलग रखे और एक बार दोबारा से मीटिंग करके एक बार फिर से हर गांव की, हर खाप की, हर टोल का प्रतिनिधित्व भी बढ़े और सीधा उनका योगदान भी बढ़े। जय किसान।